Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. As you know that yesterday we discussed about the atomic radii. So in which we study about the distance of the nucleus from outermost shell and valence electron. जिसमें हमने एटॉमिक रेडियस में बात की थी कि जो एटॉमिक साइज़ है वो एक बहुत ही अहम चीज़ है हमारे लिए, जो कि मोस्टली फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है। नंबर एक। नंबर दो, हमने बात की थी कि डिपेंड करता है कि कौन सा उसका नेबरिंग एटम भी जो एटम के रेडियाई के ऊपर अफेक्ट कर रहा होता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे आयनिक रेडियाई। अब आयनिक रेडियाई में जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आयन क्या होते हैं और कितनी किस्म के होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक आयनिक रेडियाई। सबसे पहले हम देखते हैं कि आयन्स होते क्या हैं, कितनी किस्म के होते हैं। सो दिस द टॉपिक इन विच वी विल स्टडी अबाउट द आयनिक रेडियाई और आयनिक रेडिक। अच्छा जी, सबसे पहले हम वाइट बोर्ड पे आ जाते हैं, जहाँ पे आपको ये चीज़ दिखाई जाएगी सबसे पहले कि व्हाट आर एक्चुअली आयंस। तो ये देखिएगा, लेट्स सपोज ये एक एटम है फॉर एग्जांपल, और इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा एटम, फिर क्या होगा? दिस एटम आफ्टर लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू अ पॉजिटिव आयन। ये इलेक्ट्रॉन तो इसने लूज कर दिया, भी हम बात करते हैं इसकी यहाँ पे। तो ये थोड़ा साइज में भी छोटा है इससे, और इसके ऊपर आ गया, अब ये पॉजिटिव आयन हो गया। इसी तरह जब कोई एटम बाहर से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रॉन था, ये इस एटम में आया, उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया? एक नेगेटिव आयन में, और इसका साइज भी पहले वाले एटम से बड़ा हो गया। अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बारे में तो आपको क्लियर हो गया, एक को हम केटाइन कहते हैं और एक को हम एनाइन कहते हैं। सो इस लिहाज से हम इनको नाम देंगे आयनिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। सो वापस चलते हैं अपने लेसन की तरफ, जिसमें हमें क्या बताया जा रहा है कि ये किस तरह से कन्वर्ट होंगे। लेट्स गो बैक टू आवर टेक्स्ट बुक। डेफिनेशन देखते हैं इसकी हम यहाँ से। डेफिनेशन क्या है? द आयनिक रेडियस ऑफ एन आयन इज द रेडियस ऑफ द आयन। बेसिकली क्या है आयनिक रेडियाई? अंडरलाइन कीजिएगा। द आयनिक रेडियस ऑफ एन आयन इज द रेडियस ऑफ द आयन कंसिडरिंग इट टू बी स्फेरिकल इन शेप। कि हम उसको क्या समझ रहे हैं कि वो कौन सी शेप में है? स्फेरिकल शेप में है। यानी कि जब कोई भी आयन आया वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर देगा, और हम कहेंगे कि स्फेरिकल शेप में जो उसका डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का, उसको हम नाम देंगे आयनिक रेडियस या आयनिक रेडियाई। द आयनिक रेडियाई ऑफ सम आयन्स इन पीएम, ये इसका यूनिट है जिसमें हम इसको मेजर करते हैं, और टेबल 6.2 में ये दिया गया। द आयनिक रेडियस of a cation is smaller than the atomic radius of the element from which it is derived. Very easy to understand, my dear. क्या कह रहा है कि जो आयनिक रेडियस है एक केटाइन का, यानी कि केटाइन का मतलब हमारे पास क्या है? जिसके ऊपर क्या आ गया हमारे पास? पॉजिटिव चार्ज आ गया। केटाइन का मतलब क्या हुआ हमारे पास? पॉजिटिव चार्ज इज स्मॉलर देन द एटॉमिक रेडियस of the element from which it is derived।
यानी कि जिससे वो बना। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, ठीक है। अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या होगा, व्हेन इट गोइंग टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल थे अब वो इक्वल नहीं रहेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर जाएंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएंगे ड्यू टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा, आप गौर से देखिएगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन कम हुआ यहाँ से, जिसकी वजह से उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर गया और जो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन जिसको लूज किया, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन थे उनको इसने ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से ये एटम जो पहले इस साइज का था या यहाँ से यहाँ तक था इसका रेडियस, वो कम होके श्रिंक होके छोटा हो गया। यही वजह है कि जिसमें क्या कहता है, आयनिक रेडियस ऑफ अ केटाइन इज स्मॉलर देन द एटॉमिक रेडियस of the element from which it is derived. Very easy. Till here, if you have any question, please raise your hand, otherwise type no. Hurry up, everyone. Okay, good. Second part है, इसमें क्या बता रहा है, आयनिक रेडियस ऑफ एन एनाइन। अब वो कह रहा है नेगेटिव आयन में। फॉर एग्जाम्पल अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं और दूसरी तरह से लिखते हैं, आप इसको समझिएगा जरा यहाँ पे, कि अगर क्या हो कि आयन यहां से वापस आए इसकी तरफ एटम में, एक इसके पास है एक और आ गया जी, एटम एक और आयन आ गया, जिसकी वजह से क्या होगा, अब हम इस सारे को रिवर्स कर देते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पहले ज्यादा थे, अब क्या हो जाएंगे, जैसे ही आपके पास एक और आयन आएगा तो अब ये इसका रिवर्स हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गए इसमें, जिसकी वजह से प्रोटॉन कम हो गए और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज था वो पहले यहां तक रोक रहा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से उसकी ग्रिप इनके ऊपर ढीली हो जाएगी या लूज हो जाएंगे, जिसके नतीजे में क्या होगा, देन द एटॉमिक रेडियस ऑफ द करस्पॉन्डिंग एटम, द रेडियस ऑफ सोडियम एटम, यहाँ पे सोडियम की बात कर रहा है, चार्ज नहीं बता रहा, एटम कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल रिड्यूस, कम हो जाएगा किससे, 186 pm to 95 pm आफ्टर कन्वर्जन इनटू पॉजिटिव आयन। यानी कि जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका जो रेडियस है वो 186 से कम होके 95 में आ जाएगा। द आयनिक रेडियस ऑफ क्लोरीन आयन, अब ये क्लोरीन आयन बता रहा है, इंक्रीज बढ़ेगा फ्रॉम 99 pm टू 181 pm, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आते साथ ही क्लोरीन का साइज जो है, जो उसका रेडियस है, वो आप समझ लें कि एक किस्म का उससे डबल हो जाता है। द केटाइनिक रेडियस डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द अट्रैक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। होता क्यों है, केटाइन का डिक्रीज क्यों करेगा, ड्यू टू इंक्रीज इन अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हालांकि प्रोटॉन तो उतने ही है, लेकिन क्या चीज कम हो गई, इलेक्ट्रॉन्स कम हुए, जिसकी वजह से अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया ऑन द आयन। द डिक्रीज इन द रेडियस इज लार्जर फ्रॉम डाइवैलेंट। अब ज्यादा होगा, अगर जाहिर है एक इलेक्ट्रॉन निकला, डाइवैलेंट मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकले, एंड स्टिल लार्जर फॉर ट्राईवैलेंट, और अगर उसमें से तीन इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, जैसे Na+1, यानी कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला। अगर आप Mg की बात करते हैं, Mg+2, दो इलेक्ट्रॉन निकले, और अगर आप एल्यूमिनियम की बात करते हैं Al+3, यानी कि ये तीन इलेक्ट्रॉन यहां से स्किप हो रहे हैं, तो ट्राई पॉजिटिव आयन आपके पास आ गया। This is due to the reason that with the successive lose of electron, जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज होते जाएंगे, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज क्या करता जाएगा, अट्रैक्ट करेगा द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विद अ ग्रेटर फोर्स, तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करता जाएगा। Till here, if you have any question, please raise your hand, otherwise type no. Quickly, everyone, my dear, hurry up. The increase in the size of the anion is due to the increase in the electron repulsion. एक तो पॉजिटिव जो न्यूक्लियस है उसकी ग्रिप कम हो जाएगी, दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आएगी, जिसमें वो अंडरलाइन कीजिएगा, बिकॉज
ऑफ द इंक्रीज इन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस शेल में आ रहे हैं तो वो अब नेगेटिव चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से उनका साइज बढ़ता जाएगा। ग्रेटर द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द एटम, ग्रेटर द साइज ऑफ द आयन। जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा उसी वजह से आयन का साइज भी इंक्रीज करता जाएगा। So this is the second point. Now let's see how to determine this. So for this, let's go to see the example, this one. Last part है, और से देखिएगा इसको and try to understand it well. The variation in the ionic radii in group and period have the same trend as the atomic radii. बिल्कुल उसी तरह से जैसे atomic radius में आता है. But keep in mind the ionic radius for metal is for positive ion. अगर वो positive ion है and the element of group 4a and 7a are for negative ion, यानी कि वहां पे उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। Let us consider the positive and negative ion which are held together by electrostatic force of attraction in the crystal lattice. कहता है कि अगर ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपस में मिलते हैं ड्यू टू, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करने के बाद उनके ऊपर चार्जेस आ गए, अब उनके दरमियान कौन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है दूसरी के ऊपर नेगेटिव, अब वो क्रिस्टल में मिल गए हैं तो उनका जो आर पॉजिटिव एंड आर नेगेटिव आपके पास आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव, ये पॉजिटिव आयन के लिए ये नेगेटिव आयन के लिए, आर द वैल्यूज ऑफ द रेडियाई ऑफ केटाइन एंड एनाइन रिस्पेक्टिवली। द इंटर आयनिक डिस्टेंस जो आर टोटल दोनों के दरमियान बनेगा इज in a crystal lattice is equal to the sum of the cationic radii R positive and the anionic radii R negative। ये आपके पास फार्मूला है। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू पॉजिटिव जो एट आइन होगा और जो नेगेटिव का होगा। टिल हियर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो क्विकली माय डियर, हरी अप। ले जी लास्ट पार्ट है, इसको गौर से देखिएगा। Pauling was able to determine the distance between K potassium positive and Cl chlorine negative ion in potassium chloride KCl जो हमारे पास क्रिस्टल है, and found that it was equal to the sum of the radii of two ions, कि जब दोनों आइंस को हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास उस क्रिस्टल का आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने आपको एक डायग्राम में दिखाया गया, बड़ा इजीली समझ आ रही है आपको। पॉजिटिव यहाँ से लेके यहाँ तक इसका वैल्यू और इसकी वैल्यू, दैट इज इक्वल टू आर पॉजिटिव एंड दैट इज इक्वल टू आर नेगेटिव। दस द आयनिक रेडियस अपीयर टू बी द एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी कि ये आपके पास क्या हो रही है, सम होके आती है। Pauling extended this concept to other K plus salts and calculate the radii of other ions from the relationship। अगर आपको इसका पता है और ये भी आपके पास है तो इसमें से आप माइनस करके दूसरे आयन को निकाल सकते हैं। Similarly, the ionic radii of the different cations can also be determined। इसी तरह से इस फार्मूले में से आप इनको लेफ्ट राइट करके यहाँ से इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। So that is our today's topic. Till here, if you have